नमस्कार दोस्तों, मैं इनके आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सीटेट का आज पेपर था। पेपर फर्स्ट में जो सीडीपी के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके 100% श्योर एक्यूरेट सही आंसर क्या रहे वो इस वीडियो में आपसे साझा करेंगे। 30 में से आपके कितने सही हुए वो आप कमेंट में जरूर रखिएगा। बाकी किसी भी प्रश्न में डाउट लगे तो ऑफिशियल आंसर का आप वेट कीजिएगा, क्योंकि इधर उधर भटकने से अच्छा है आपने जो किया है अपने स्वविवेक से किया है तो उस पर 100% विश्वास करके चलिएगा। बाकी सटीक आंसर हम इस वीडियो के अंदर आपसे साझा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न था आपका अधिगम अक्षमता वाले टॉपिक में से कि डिस्ग्राफिया क्या है। बहुत आसान प्रश्न था और मेरे ख्याल से किसी ने गलत नहीं किया होगा। थोड़ी सी आपने इंग्लिश वर्जन देखा होगा तो देखिए ये लेखन विकार है और यहाँ से आप निकाल सकते थे लेटर एंड शेप फॉर्मेशन। इनमें अगर दिक्कत आ रही है, एक तंत्रिकीय विकार था जिसकी विशेषता अक्षरों आकारों को बनाने में कठिनाई होती है, उसको हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन 3 रहेगा इसका। बाकी में भाषण संबंधी कम्युनिकेशन वाला नहीं है, ये गति विकार वाला नहीं है, पेशी संबंधी ये विकार नहीं है और ये चौथा होगा नहीं। तो पहले का आंसर बिल्कुल सटीक 100% श्योर आंसर 3 रहेगा। दूसरा प्रश्न है कि प्रतिभावान बालकों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है। सी टेट का एज इट एक रिपीटेड क्वेश्चन है। सही आंसर आपका ऑप्शन 3 रहेगा, त्वरण यानी गतिवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि शिक्षक जो आपकी समावेशी कक्षाएं हैं, इंक्लूसिव क्लासरूम्स हैं की दिशा में काम कर रहे हैं तो उन्हें क्या चाहिए कि वे किस प्रकार से कार्य करें। पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव बात है। विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, हाँ ये भी पॉजिटिव बात है। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, ये बात सही है। विविधता को एक बाधा के रूप में देखें, देखिए ये बात गलत है। कोई भी चीज़ में अगर आपको नेगेटिविटी नज़र आए तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा, फिर बाधा नहीं हो सकता, उसको आप एक टूल्स के रूप में जरूर देख सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, 1, 2 और 3 सही होंगे। 1, 2 और 3 ऑप्शन 2 यहाँ बिल्कुल 100% श्योर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, शेष अवस्था में सामाजिकरण की जो संस्थाएं है प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, तो इसमें प्राथमिक रहेगा जो आपका ऑप्शन 2 है उसमें रहेगा। और जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की जो महत्वपूर्ण प्रोसेस है वो है आपकी सेकेंडरी में, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। लेव वाइगोत्स्की, इसके बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे आज और सीटेट के पेपर में 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में देते हैं। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की के बारे में क्या पूछा गया था, सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं, ये बात गलत है। दूसरा, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, ये बात गलत है। जबकि इसका विपरीत बिल्कुल सही है, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, ये बात सही है। ऑप्शन यहाँ पे 4 बिल्कुल 100% श्योर आंसर रहेगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पे खरा उतरना चाहिए, अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके, गुड तरीके, ये सारी चीज़ें जो थी वो आपके कन्वेंशनल लेवल पे थी, यानी पारंपरिक स्तर। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षक यानी टीचर्स और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करती है, बिल्कुल सही बात है। कारण है कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। जो भी ये ऊपर बात लिखी है कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव के साथ जाएंगे। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या भी करता है, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि अधिगम के लिए आंकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। असेसमेंट 4 पूछा है, तो 4 हमेशा फॉर्मेटिव जो था यानी आपके इंप्रूवमेंट की बात करता है, हमेशा सुधार की बात करता है, जो आपके ऑप्शन 3 में है कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार हेतु किया जा सकता है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये हमेशा इंप्रूवमेंट की बात करेगा। ये कीवर्ड आपने छांट लिया तो ही आपका आंसर बन जाता है। देखिए मूल्यांकन ग्रेड देना ये इसमें नहीं जाएंगे, ये आपका ऑफ वाले में जाएंगे, असेसमेंट ऑफ वाले में। नेक्स्ट देखिए, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं। देखिए शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो, मतलब कहीं ना कहीं बच्चों को शब्दों का नॉलेज हो जाए, उसमें वो रुचि लेने लग जाए। तो देखिए इनिशियल स्टेज तो ये 3 से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से इसका सही आंसर ऑप्शन 7 वर्ष बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये कहीं ना कहीं 7 वर्ष के बच्चे में ये सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे पसंद करने वाली जो चीज़ें रहती हैं शामिल, वो भले ही 3-4 साल का हो सकता है, लेकिन पसंद करना है ना, रुचि लेना, समझना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डेवलप होने में 7 वर्ष लग जाते हैं। तो यहाँ पे चौथा विकल्प जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, केरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नीति विकास के सिद्धांत में आलोचना की। ये सीटेट 2021 का आपका सीटेट 2021 का रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपका नारीवादी दृष्टिकोण सही आंसर माना गया था, जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन संख्या 11 कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संज्ञानात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक कौन सी विशेषता है जो किसी स्थिति के एक पहलू, इसको पकड़ लो आप, पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की अपेक्षाएं की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। किसी एक पहलू पे आप फोकस कर रहे हैं, वो आपका सेंट्रिसिज्म था, केंद्रीय। तो जीन पियाजे भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रहता है हर एग्जाम की दृष्टि से। 12वां क्वेश्चन संख्या 12
कह रहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि यानी ग्रोथ और उसकी सोच कैसी होती है, और मध्य बाल्यावस्था में उसकी ग्रोथ कैसी होती है और उसकी सोच कैसी होती है। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न को आप ऐसे देखें कि बाल्यावस्था से पहले शेष अवस्था, और शेष अवस्था में बालक आत्म केंद्रित होता है, लेकिन यहाँ पे प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात की है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में कहीं ना कहीं कुछ हद तक आत्म केंद्रित होगा, कंप्लीट रूप से नहीं होगा, लेकिन यहाँ प्रारंभिक बाल्यावस्था में उसकी जो प्रोसेस है, उसकी जो ग्रोथ है वो धीरे हो जाएगी। शेष अवस्था में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे वो इंटर कर रहा है बाल्यावस्था में तो उसकी ग्रोथ धीरे हो जाएगी, और मध्य बाल्यावस्था तक उसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी, स्थिर कह सकते हैं। और उसका चिंतन कैसा हो जाएगा, लगभग उसका तार्किक चिंतन होने लग जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 13 के निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है, यानी ग्रोस मोटर स्किल पूछा है आपसे। देखिए ये आपके रीट में भी ऐसा प्रश्न बना था। पूरे शरीर का यदि उसमें कहीं ना कहीं आपको नजर आए ये हलचल हो रही है, तो वो आपका कौन सा होता है, वो आपका स्थूल होता है। जैसे तैर रहा है तो पूरा शरीर काम में आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि भौतिक वृद्धि, इंग्लिश में देखिए फिजिकल ग्रोथ यानी ग्रोथ की चर्चा कर रहा है, विकास यानी डेवलपमेंट, विकास के और सिद्धांतों का पालन करते हैं, यानी विकास के कौन से सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो देखिए इसमें सही आंसर रहेगा सिफेलोकोडल, ये आपका सिर से पैर की तरफ होता है ना। प्रोक्सीमोडल अंदर से बाहर की तरफ होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल इसको फॉलो कर रहा है, बाकी के गलत हैं। नेक्स्ट देखिए हार्वर्ड गार्डनर जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उनके प्रवर्तक थे। 1983 में ये बुद्धि बताते हैं 7 प्रकार की बुद्धि, वर्तमान में तो हम इनके 9 प्रकार देखते हैं। तो दर्शन शास्त्री यानी फिलोसफर जो खुद के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ रखते हैं। और इसके अलावा मूर्तिकार, ये भी सीटेट का फेवरेट प्रश्न है, मूर्तिकार ये स्पेशल में आता है। तो यहाँ पे देखिए इस दोनों को करेंगे तो फिलोसफर आपका इंट्रा पर्सनल में जाएगा, तो यहाँ पे इसको सोचने की जरूरत नहीं थी, बहुत आसान था, रिपीटेड क्वेश्चन हम कह सकते हैं इसको। अनुभवात्मक अधिगम किस पे फोकस करता है, तो इसमें आपका रहेगा क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन 3 यहाँ बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पे ये फोकस करता है। नेक्स्ट देखिए अप्लाइड क्वेश्चन है, मैं इसको कह सकते हैं कि बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। अब 3 अलग रहेंगे, एक बेस्ट रहेगा, आप खुद देख लीजिएगा। स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पे ध्यान केंद्रित करना गलत है। कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहन करना ये गलत हो जाएगा। उन्हें समस्याओं के तौर पर समाधान उपलब्ध कराना गलत हो जाएगा। आप समस्या समाधान कौशल को बढ़ा रहे हैं तो ऐसे कीजिए, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए जिनमें बुद्धि को मंथन करने, सहज अनुमान लगाने के अवसर आप उन्हें दीजिए, तब जाके कहीं ना कहीं ये कौशल उनमें विकसित किया जा सकता है। ऑप्शन 4 यहाँ सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन संख्या 18, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित हो और सीखने में सक्षम हो। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही सही है। इस तरह के प्रश्न में आप भूल के भी ऐसा वैसा कदम ना उठाए, दोनों सही करें, क्योंकि बेटर आंसर भी बनता है। पॉजिटिव चीज़ें नजर आनी चाहिए बस। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती हैं, तो संगठन ऑर्गेनाइजेशन देता है, लर्निंग में बड़ा रोल रहता है। वर्गीकरण कहीं ना कहीं जीन पियाजे भी बात करते हैं। वैचारिकता भी रहती है। गैर प्रासंगिकरण ये नहीं होगा, चौथा गलत है, सीधा ही नजर आ रहा है, गैर नहीं होगा। डीकॉन्टेक्सटलाइजेशन नहीं होगा, कॉन्टेक्सटलाइजेशन इसकी तो हम चर्चा करते हैं, प्रासंगिकरण होता तो ठीक बैठता। तो यहाँ पे चौथा रहेगा, नो डाउट, इसमें कहीं प्रकार की समस्या नहीं है किसी प्रकार की। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा इसी प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता है। मतलब कौन सा एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें विचार करने पे थोड़ा सा हम विद्यार्थी जो है वो उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पहला ऑप्शन है कि वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच का संबंध। हम किसी बच्चे को पूछें कि क्रिया और संज्ञा में संबंध क्या है, वो आप बताइए। क्रिया की परिभाषा ये तो होगा नहीं, इसमें तो किसी प्रकार के विचार करने की बात नहीं आएगी। आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन 4 रहेगा। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है, तो कहीं ना कहीं इस पे चिंतन हो रहा है। आप खुद भी देख लो, ये जो ऑप्शन है जल्दी से समझ में ही नहीं आ रहा, और आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि यार इसमें कहीं ना कहीं दिमाग लगा रहे हैं, आप सोच विचार की जरूरत पड़ रही है। तो चौथा विकल्प जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन संख्या 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। आपकी विफल हो गई, अब आप उसके जो है इंटरनल आरोपण कर रहे हो, तो वो क्या रहेगा। तो इसमें 2 आंसर बिल्कुल सही है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। और बाकी के ऑप्शन देखेंगे तो एक जैसे हैं, मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक जो थे वो कठोर तरीके से आंकते थे। ऐसा कैसा ऑप्शन ये रहा, शिक्षक ने पक्षपाती होने के कारण मुझे अंक प्राप्त नहीं किए। मैं फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त ध्यान भटका रहे। तीनों एक चीज़ें, एक अलग है, आप आराम से आंसर निकाल सकते थे। फिर से कथन कारण वाला क्वेश्चन, और मैंने कहा कि ऐसे क्वेश्चन में आप रिस्क लीजिए, ए और दोनों से कीजिए क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें मिलेगी। कह रहा है कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियां खिलौनों के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि वो उनका कल्चरल ऐसा है। बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर लड़के या लड़की के लिए उपयुक्त माना जाता है, इसके लिए जानकारी व्यवस्थित करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसका ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन आपका लेव वाइगोत्स्की का, और पूछ रहा है कि उनके अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। तो देखिए इसमें सही आंसर आपका पीयर कोलिब्रेशन होगा, ऑप्शन 2 यहाँ सही आंसर रहेगा, सहकर्मी सहयोग। इसमें कईयों ने ये सामाजिक अलगाव किया क्योंकि वाइगोत्स्की सामाजिक की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे फोकस करना था, अलगाव नहीं होगा कभी भी। आइसोलेशन कैसे करेंगे,
नेक्स्ट देखिए, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक यानी इनर स्पीच क्या है? बच्चों के लिए काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का तरीका है। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, ये तो गलत है। विकासात्मक देरी, ये गलत है। चौथा यहाँ सही आंसर रहेगा, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका। अब कईयों ने इस प्रश्न में ऑप्शन 1 भी किया होगा, लेकिन ये थोड़ा सा दोनों पे विचार करने वाला है। मुझे यहाँ पे चौथा विकल्प ऑप्शन 1 से ज़्यादा मजबूत लग रहा है। बाकी फाइनल आंसर की मैं इसका आंसर जो कि कह रहा है कि 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उनकी सोच की विशेषता है। तो कहीं ना कहीं ये एनिमिज्म का उदाहरण है, जीववादी। अगला देखिए, क्वेश्चन संख्या 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्वलीनता यानी ऑटिज्म वाले विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है? इसने आपका रीट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। बार बार दोहराओ, किसी भी एक व्यवहार को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये है आपका ऑटिज्म। आवर्ती व्यवहार, बिल्कुल सही आंसर 3 ही बनेगा इसका। फिर से कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, मैंने कहा विचार नहीं कीजिए, बस दोनों सही कर दीजिए। कह रहा है कि शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध प्रकार के विविध परिस्थितियां, विविध दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए। बिल्कुल सही है। और कारण कह रहा है कि जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो समालोचनात्मक चिंतन जो होता है रचनात्मक रूप से सोचने की उनकी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन 2 यहाँ बिल्कुल बेटर आंसर बनेगा। और 28वां प्रश्न था कि अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा है? रटने को फोकस करना नहीं, यंत्रवत, ये तो रटने वाली भी चीज़ आ गई। समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा, ये आपका नहीं होगा। प्रतिस्पर्धा कोई प्राथमिक लक्ष्य हम नहीं कह सकते। फिर से आपका ये रहेगा क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना। नेक्स्ट देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि बच्चों का सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं, कि बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं यदि कोई अवधारणा। तो देखिए, प्रभावी ढंग से तभी सीखेंगे जब आप सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएंगे। ये तो कॉमन प्रश्न है, कई बार आपने पढ़ा होगा। विद्यार्थियों को सीखने की शैलियों में विविधता लेके आनी है सीखने में, तो क्या होना चाहिए? महत्व दिया जाना चाहिए किसको? मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक ही इसका सही आंसर रहेगा, बाकी के गलत हैं। ये देखिए, ऐसे ऑप्शन आए ना बाधा वाले, है ना, ध्यान नहीं देना, एक रूपता लेनी, सीखने में शैली में एक रूपता नहीं होगा, विविधता होगा। एक रूपता से तो वो बेटर आंसर नहीं बनेगा। तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे। पूरी कोशिश की है इसमें किसी प्रकार के आंसर को मैं गलत ना बताऊं। मैंने अपनी समझ के अनुसार आपके 30 प्रश्नों का जवाब दिया है। कमेंट में जरूर रखिएगा आपके 30 में से कितने सही हुए। फिर एक नई चर्चा के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।